हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे शॉर्टकट तरीके से हम कैसे एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक वन शॉट वीडियो रहेगा और आपको जो भी यहाँ पे डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं फ्रेंड्स, वो एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कि मोर देन वन वन या मोर देन वन सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और जिससे एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशंस को देख लेते हैं। जैसे कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, तो वैसे तो हम देखेंगे ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है। देखिए, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान लो ये एक एग्जाम्पल है Na+Cl2। तो ये एक बहुत सिंपल सा इक्वेशन है फ्रेंड्स, हम इसको बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो यहाँ पे Na+Cl2, देखिए यहाँ पे ये दो जो है इनको हम क्या कहेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं भी रिएक्ट करने वाले हैं। अभी जब ये रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है जो कि फाइनली होगा हमारा NaCl2। तो यहाँ पे हमने जो देखा कि ये जो Na और Cl2, ये जो दो हैं, ये दो हैं हमारे रिएक्टेंट्स। अभी जब ये दो रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है NaCl2। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर ए रिएक्शन, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे फॉर्म हो रही है एज ए प्रोडक्ट, तो हम इसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि जिससे आप समझ पाओ। अभी तो आगे बहुत कुछ पढ़ना है। तो एक केमिकल रिएक्शन कब होता है? देखिए, जब एक या दो एटॉम के बीच में बॉन्ड टूटता है और न्यू बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होते हैं। ओके, सो दिस अकर्स व्हेन केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एटॉम्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो पुराने एटॉम्स होते हैं, हम सबको पता है कि एटॉम्स क्या होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज है कि ये जो मतलब हमारे जो रिएक्टेंट्स के एटॉम्स होते हैं, ये पहले टूटते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट जब हमारा यहाँ पे फॉर्म होता है, देन यहाँ पे हमारा एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बहुत सारा चीज यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब एक रिएक्शन जब अकर होता है, तो यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं। पहला हो सकता है कलर चेंज, देन गैस फॉर्मेशन, टेम्परेचर चेंज। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि जब भी यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे अब्जॉर्ब की जा सकती है। जैसे कि अभी कलर भी चेंज हो गया, मान लो किसी का कलर रेड था वो ब्लैक हो गया, पिंक था वो ब्लू हो गया। तो वैसे कलर चेंज हो सकता है या फिर गैस का फॉर्मेशन हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे मैटर का जो स्टेट है वो सॉलिड है, तो आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे उसका जो स्टेट होता है वो चेंज होके गैस में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, या फिर मतलब रेसिड्यू होके वो मतलब निकल भी जाता है। ठीक है, तो वैसे बहुत तरह के यहाँ पे चेंजेस अब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। तीसरा चेंज हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर का भी यहाँ पे चेंज हो सकता है। देन हमने तो देखा ये एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। तो अभी कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन, हम सबको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन है तो रस्ट होगा बहुत दिन बाद अगर हम उसको बाहर में एक्सपोज करके रखेंगे। तो वहां पे जो उसका इक्वेशन बन के आता है वो है 4Fe+3O2। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एक क्या है, रिएक्टेंट्स है। ठीक है, तो जो 4Fe है और 3O2, ये दोनों क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि हम इन दोनों के बीच में रिएक्शंस करा रहे हैं। और आफ्टर रिएक्शन जो एक यहाँ पे कुछ भी एक मतलब फॉर्म होता है एज ए रिजल्ट, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका नोट्स हम बहुत जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। पहले हम बस आपको ये समझाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर
जो भी आपको नोट्स चाहिए होगा वो भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। पूरा फुल्ली हैंड रिटेन नोट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखिए, आफ्टर रिएक्टेंट्स दे रिएक्ट, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रिजल्ट फॉर्म होता है जो कि हमारा है 2Fe 2O3। ठीक है, तो आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि ये जो है 4Fe प्लस 3O2, ये दो जो है, ये दो है हमारे रिएक्टेंट्स, और आफ्टर अ सर्टेन रिएक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट बन के आ रही है 2Fe2O3। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल टॉपिक था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो जहां पे कि हमारे दो या दो से ज्यादा या एक भी हो सकता है रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, और आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और वो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो उसके रिएक्टेंट से अलग भी हो सकता है, और उसका फैक्टर मतलब उसका चेंज होने का फैक्टर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि यहाँ पे कलर चेंज हो सकता है, गैस फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर टेम्परेचर का भी चेंज हो सकता है। अभी देखते हैं दूसरा टॉपिक, जिसको हम बोलेंगे राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। चलिए फ्रेंड्स, अभी जो दूसरा टॉपिक है वहां पे हम देखेंगे हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस। तो अभी जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, पहले उनको जान लेते हैं। फ्रेंड्स, केमिकल इक्वेशन जो होता है, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आगे जो हमने देखा एक सिंपल सा जो हमारा ये था, मतलब जो एग्जांपल था केमिकल इक्वेशन का, जो कि Na+Cl2, उसका जो रिजल्ट आ रहा था NaCl2, तो आपने वहां पे नोटिस किया होगा कि हमने उसको एक अलग तरीके से लिखा था। ठीक है, तो ऐसे हम नॉर्मली नहीं लिख सकते, हम बीच में एक एडिशन का साइन लगाते हैं, उसके बाद एक एरो लगाते हैं, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट्स लिखा जाता है। तो इसको लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे हम कुछ सिंबल्स का यूज करके यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स द केमिकल फॉर्मूलाज टू द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हो रहा है, मतलब जिसके ऊपर रिएक्शन होगा, ठीक है, हमारा जो पहला रॉ प्रोडक्ट है, मतलब जो रॉ मटेरियल है मान लीजिए, उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट जो भी हमारा रिएक्शन होता है उसको हम एक एरो से सेपरेट करते हैं, मतलब जो दोनों के बीच में, अभी लेफ्ट और राइट के बीच में जो सेपरेशन होगा वो एक एरो की मदद से होगा। ठीक है, ऐसे ही एक एरो लगा देते हैं। ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे हमारे रहेंगे सब रिएक्टेंट्स, और हमारे जो राइट साइड में रहेगा वो हमारा रहेगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जितने भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या फिर 3 भी हो सकता है, सो दे ऑल विल बी रिटन इन द लेफ्ट साइड। बीच में एक एरो रहेगा जो कि इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट करेगा, और आफ्टर दैट जो प्रोडक्ट होता है हम उसको लिखेंगे राइट साइड में। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप। फिर तो एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, और जैसे आप सबको समझ में आएगा। देखिए, जो 2H2 प्लस O2, मतलब हमारा जो वाटर का है केमिकल इक्वेशन, मैं इसको लिख देती हूँ, बहुत इजी भी है और आप सब इसको बहुत अच्छे से रिलेट भी कर पाओगे। तो देखिए, ये जो दो है मैंने इसको लेफ्ट साइड में लिख लिया। ठीक है, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं। फिर यहाँ पे मैं एक एरो दे रही हूँ, इसका मतलब है कि अभी रिएक्टेंट्स को लिखना खत्म हो गया है। ठीक है, अभी जो एरो के बाद आएगा वो आएगा हमारा राइट साइड, और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे जो इसका प्रोडक्ट बन के आता है वो होता है 2H2O। इसका मतलब है कि अभी हमारा वाटर के दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटॉम है और एक ऑक्सीजन का एटॉम है। फिर मतलब मॉलिक्यूल है, उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बन के आता है वो 2H2O आता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था कि केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे लिखते हैं। लेफ्ट साइड में जो रहेंगे हमारे रिएक्टेंट्स, और बीच में एक एरो रहेगा, और वो उन दोनों के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट करेगा। आफ्टर दैट प्रोडक्ट्स जो होंगे वो उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो इतना ही करना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है। देन अभी जो थर्ड टॉपिक आता है, यहाँ पे हम देखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो वो एक्चुअली होते क्या है, कि बैलेंस कैसे किया जाता है और बैलेंसिंग का मीनिंग क्या है, वो अभी हम सब डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। ओके, अभी जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। मतलब अभी बैलेंसिंग क्या होता है। सो अभी बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब होता है बैलेंस इक्वेशन हैज द सेम नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक इक्वेशन लिखते हैं
जहां पे उसका जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एटॉम्स रहेंगे, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ एटॉम्स रहेंगे एक एलिमेंट में, उसके दूसरे वाले साइड मतलब जो राइट साइड में भी जो हमारा नंबर ऑफ एटॉम रहेगा एलिमेंट का वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। अभी हम इसको समझते हैं। देखिए, ये क्यों एसेंशियल है, ये एसेंशियल क्यों है, बैलेंसिंग इक्वेशन क्यों नेसेसरी है। इसका ये मतलब है कि ये नेसेसरी है सो दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो मैटर जो है उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमने बहुत ही पिछले क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, तो इसीलिए केमिकल इक्वेशंस को जो है वो बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है टू बैलेंस अ इक्वेशन। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हम वन बाय वन करके जाएंगे, इजिली इसको समझेंगे। बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है ये भी, इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना है। बहुत सारे दोस्त यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है या फिर ऐसा कुछ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, हम इसको इजीली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी आपको डाउट हो तो मैं बार बार बता रही हूँ कि आपको जो भी डाउट हो आप मेरे को प्लीज यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसको डेफिनेटली आंसर करूंगी। ओके, सो स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, पहले हम स्टेप्स देखेंगे। अभी हमने पहले पढ़ लिया कि क्यों यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैटर ना डिस्ट्रॉय हो सकता है ना क्रिएट हो सकता है, तो इसीलिए हमको इसे बैलेंस करना जरूरी है। और बैलेंसिंग क्या होता है कि जो जितना नंबर ऑफ एटॉम्स रहता है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट में भी, ठीक है, हर एक एलिमेंट में जितने एटॉम्स रहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में उतना सेम नंबर ऑफ एटॉम भी राइट हैंड साइड में होने चाहिए, देन हम उसको बोल सकते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। तो अभी स्टेप्स पे जाते हैं। तो जो पहला स्टेप है, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन विद द करेक्ट केमिकल फॉर्मूलाज फॉर ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो पहले जो है हम क्या करेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन को, ठीक है, पहले लिखेंगे। देखिए, तो यहाँ पे मान लेती हूँ, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, H2 प्लस O2। हमने पिछले भी इसको, पिछले मतलब एग्जांपल में भी हमने इस सेम इक्वेशन को लिया था, इसीलिए हम फिर से इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है H2O। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक केमिकल इक्वेशन तो लिख लिया है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे ये बैलेंस है या नहीं। नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन के एटॉम्स होते हैं वो 2 होते हैं और यहाँ पे भी 2 ही है। यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं ऑक्सीजन के, बट राइट हैंड साइड में यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एटॉम्स रहेंगे राइट हैंड साइड में भी उतने नंबर ऑफ एटॉम्स रहना चाहिए, और वो भी हर एक एलिमेंट में। ईच एलिमेंट की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि हम होल देख रहे हैं, होल नहीं देखना है, ईच एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे H2 एक अलग एलिमेंट है और O2 एक अलग एलिमेंट है। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे चेकिंग करते हैं, मतलब जब हम बैलेंसिंग करते हैं, तो हमें ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट को हम इंडिविजुअली यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले तो लिख लिया, अभी क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ एटॉम्स इन बोथ ऑफ द साइड, और यहाँ पे हमें इंडिविजुअल एलिमेंट चेक करना है। मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एलिमेंट की बात की जा रही है, इंडिविजुअल एलिमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम चेक कर लेते हैं। हमने तो चेक कर लिया है कि यहाँ पे H2 का 2 एलिमेंट होता है, मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट्स नहीं है, सो दैट यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, हेंस यहाँ पे हमको पता चल गया। फिर क्या करना है, एडजस्ट द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, द नंबर बिफोर द फॉर्मूलास। ठीक है, नंबर बिफोर द फॉर्मूलास, इसका मतलब है कोएफिशिएंट तो हम सबको पता है, मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कोएफिशिएंट्स को जो है हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ठीक है, इसके आगे आगे, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, अभी जो है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटॉम्स है। ठीक है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन एटॉम्स है, यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि हमने इसको बैलेंस किया है या नहीं। यस, हमने इसको बैलेंस कर लिया है। अभी इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, ताकि देखिए यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के 4 एलिमेंट्स हो गए, सॉरी 4 एटॉम्स हो गए। इस तरह भी देख लेते हैं, 4 एटॉम्स हो गए।
यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 हो गए हमारे, ठीक है। तो अभी बहुत इजी है, अभी हम सबने समझ लिया। नाउ फाइनली द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी हमने देख लिया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करते हैं, और भी हमने देखा कि केमिकल इक्वेशंस को हम लिखते कैसे हैं। तो अभी हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके मतलब सिलेबस में 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं। तो पहला जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, फिर है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोलते हैं, और उसको हम कंबाइनिंगली रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अभी वन बाय वन हम देखते हैं कि ये क्या होता है। तो पहले तो जो है मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ से हम शुरू करेंगे पहले से। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक प्रोडक्ट है, सॉरी मतलब ये एक रिएक्टेंट है, ये भी एक रिएक्टेंट है। ठीक है, मतलब ये रिएक्टेंट प्लस दिस रिएक्टेंट, दोनों यहाँ पे 2 टाइप ऑफ रिएक्टेंट है। ये जब दो रिएक्ट करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट हमारा जो है वो यहाँ पे फॉर्म होके आता है। ये देखिए ये वाला जो है हमारा सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो चीजों का कंबाइनिंग हो रहा है। यहाँ पे ये जो दो मतलब हमारे एलिमेंट है, यहाँ पे ये दो कंबाइन हो रहे हैं, और आफ्टर दैट एक सिंगल एलिमेंट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे टू या मोर देन टू एलिमेंट्स और टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड फाइनली दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत इजी है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, यहाँ पे एक ऑलरेडी एक हमारा सिंगल कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, ये वाला जो है ये एक सिंगल हमारा जो है वो एलिमेंट है। ठीक है, एक सिंगल सब्सटेंस है, और जब ये ब्रेक होता है, ठीक है, तो जब ये ब्रेक होता है तो ये टू या टू से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में फॉर्म होता है। मतलब पहले थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ होता है और आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल पीसेस में वो टूट जाता है। ठीक है, जब एक रिएक्शन सॉरी एक रिएक्टेंट होता है, मतलब एक कंपाउंड होता है जो कि सिंगल होता है, और आफ्टर रिएक्शन वो ब्रेक डाउन होके टू या टू से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तो हमारे टू प्रोडक्ट्स हुए। ठीक है, जो तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसका ऑपोजिट ही ये होता है। ठीक है, सेम आपको देखने से भी समझ में आएगा। तो तभी चलते हैं थर्ड रिएक्शन पे। थर्ड रिएक्शन जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एक जो है वो दूसरा का जगह ले रहा है। ठीक है, एक जो है वो दूसरे का जगह ले रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Zn प्लस CuSO4। ठीक है, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, ये वाला, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, ये वाला है। ठीक है, हम इस इक्वेशन की बात करें, ऊपर जो दो है वो चले गए। ठीक है, अभी हम थर्ड रिएक्शन की बात करें, थर्ड जो हमारा इक्वेशन है इसकी बात करें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक हमारा एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, दो रिएक्टेंट्स है यहाँ पे। सो आफ्टर दैट यहाँ पे भी दो ही रिएक्टेंट्स आ रहे हैं। तो चेंज क्या हुआ है, चेंज ये हुआ है कि पहले Zn के पास SO4 नहीं था, अभी रिएक्शन के बाद ये जो SO4 है वो आके Zn के पास चिपक जा रहा है। ठीक है, और जो हमारा Cu है, कॉपर है, वो अलग हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा जिंक पहले अकेला था, और आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे जिंक सल्फेट ये दोनों एक बन गए और कॉपर को इन्होंने अलग कर दिया। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग हो गए कि नहीं, पहले ये एक थे। ठीक है, और आफ्टर रिएक्शन अभी ये जो है वो जिंक के साथ चला गया, और अभी ये दोनों एक साथ रह गए, लेकिन बच गया क्या, कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक का जगह इसने ले लिया और कॉपर अभी अकेला हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन होता है कि वन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो यहाँ पे जो एक एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट की जगह में रिप्लेस कर जाता है, मतलब दूसरे का जगह ले लेता है। ठीक है, इजी हुआ। अभी हम चलते हैं फोर्थ रिएक्शन पे जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने जो देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था,
ठीक है, सिंगल मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के पास जाके चिपक गया और दूसरा अलग हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा जो डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है, यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे? यहाँ पे देखिए, ये एक इक्वेशन है, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट बन के आ रही है यहाँ पे कुछ अलग है। देखिए, Ba के साथ ये SO4 आ गया, मतलब इसके साथ ये, ठीक है, इसके साथ ये आ गया और इसके साथ अभी ये चला गया, ठीक है। बहुत इजी है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे मैंने थोड़ा ऐसा मैसी हो गया है, बट थोड़ा यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है देखिए, ये इसके साथ चला गया, ठीक है। और ये जो Na2 है वो Cl2 के साथ चला गया, ठीक है। इजी है, मतलब जो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन, ठीक है। यहाँ पर टू कंपाउंड्स मतलब ये भी एक्सचेंज कर रहा है इसके साथ और ये भी अपना एक दे रहा है इसको, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो बार दोनों का चेंज हो रहा है, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, ठीक है। दोनों जो है हमारे कंपाउंड, वो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ अपने आयन्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, इनको हम आयन्स कहते हैं। ये एक्सचेंज हो रहे हैं और आफ्टर दैट यहाँ पे एक और एक दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। समझ में आया? अभी जो लास्ट हमारा है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिडक्स रिएक्शन। इसको हम कंबाइनिंगली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक रिडॉक्स रिएक्शन में एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है, और लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ठीक है। वन सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेस इलेक्ट्रॉन्स while अदर लूजेस ऑक्सीजन एंड गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है इसका डेफिनेशन? इसका ये मतलब है कि जो एक मतलब हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन को गेन करेगा। देखिए यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, था क्या, नहीं था, इसके पास था लेकिन इसके पास नहीं था। तो आफ्टर रिएक्शन क्या होता है, कार्बन के पास जो है वो ऑक्सीजन चला जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो है वो इसके पास चला गया, ठीक है, यहाँ पे चला गया उसके पास। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीजन जब चला जाता है किसी दूसरे मतलब हमारे मतलब क्या बोलते हैं, जो वन सब्सटेंस जब वो गेन कर लेता है ऑक्सीजन को, यहाँ पे इसने गेन कर लिया एक ऑक्सीजन को, इसको मिल गया एक ऑक्सीजन, ठीक है। और इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो गया वो है हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एक दूसरा जो है यहाँ पे जो दूसरा ऑक्सीजन है, मतलब दूसरा जो मतलब हमारा जो ये है सब्सटेंस है, वो क्या करता है, लूज करता है। मतलब अभी जिंक ने लूज कर लिया, इसने क्या किया, इसने लूज किया। कार्बन ने यहाँ पे गेन किया था, इसको मिल गया था ऑक्सीजन, लेकिन इसको इसका तो ऑक्सीजन चला गया ना, ठीक है, तो रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे जो है उसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे कार्बन को पहले मिल गया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब ऑक्सीजन मिल गया। यहाँ पे इसका ऑक्सीजन चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। तो जब दोनों मतलब दो प्रोसेस यहाँ पे हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। इसका यही रिएक्शन है, इसका इसको मतलब ही यही है। यहाँ पे देखिए अब जिंक अकेला हो गया, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे रिडक्शन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अभी तक यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या क्या रिएक्शंस मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। यहाँ पे उसके चार फैक्टर हैं, ठीक है। तो पहला है चेंज टेम्परेचर, चेंज स्टेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस और है चेंज कलर। तो पहला जो है वो चेंज टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक रिएक्शन वो इधर वो हीट को रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इससे शो होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब रिएक्शन दैट रिलीजेस और एब्जॉर्ब हीट शोज अ टेम्परेचर चेंज। यहाँ पे एक जो रिएक्शन है वो हीट को इधर वो अपने अंदर ले लेगा, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर वो हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। रिलीज करेगा मतलब वो उसको छोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा जो है वो चेंज स्टेट। इसका मतलब है कि चेंज स्टेट का मतलब है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि उसका स्टेट कैसे चेंज हुआ है। स्टेट मतलब
उसका जो वो मैटर है, मतलब मैटर ऑफ स्टेट है, वो कैसे चेंज हुआ है, अगर वो सॉलिड में है या लिक्विड में है या वो गैस में है। ठीक है, तो ऐसे हमको पता चलेगा। फिर जो है थर्ड है हमारा, वो है एवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब यहाँ पे गैस का जो है वो बबल्स फॉर्म होता है। गैस बबल्स फॉर्म्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन कैन इंडिकेट अ केमिकल चेंज। तो अगर मतलब एक रिएक्शन के बाद यहाँ पे कुछ गैस बबल्स आ रहे हैं, तो हम इंडिकेट मतलब कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हुआ है। ठीक है, फिर है हमारा जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बहुत इजी है, और वो है चेंज कलर। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे कुछ चेंजेस देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कुछ चेंज देखते हैं कि जो रिएक्टेंट्स के कलर वो चेंज हो जाए, मतलब जैसे कि वो चेंज हो गए हो, सपोज वो रेड कलर के हो और आफ्टर रिएक्शन वो ब्लैक हो गए हो, ठीक है, तो वहां पे हमको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हुए हैं। तो यहाँ पे जनरली 4 टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, जो बहुत इजी है। पहला है चेंज होगा टेम्परेचर में, फिर स्टेट में चेंज होगा, फिर गैस का फॉर्मेशन होगा या फिर एवोल्यूशन होगा, फिर फोर्थ है हमारा चेंज ऑफ कलर। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये वाला। फिर जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो है कोरोशन और रेंसिडिटी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि कोरोशन क्या होता है। कोरोशन ये होता है कि इट इज अ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विद सब्सटेंसेस लाइक मॉइस्चर और एसिड, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीनिंग ऑफ कॉपर एज कॉमन एग्जाम्पल्स। कोरोशन का मतलब क्या होता है कि ये ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब चीजें धीरे धीरे खराब होती हैं, जो उसका जो एक्चुअल मेटल होता है। ठीक है, मेटल जैसे कि मान लीजिए हम आयरन, हम सबको पता है आयरन को जब हम कुछ टाइम के लिए बाहर रख देते हैं, कुछ दिन के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए, तो उसके अंदर उसके ऊपर क्या होता है, जंग लगने लगता है। हम सबने देखा होगा आयरन जब हम न्यू देखेंगे तो वो उसका कलर एकदम शाइनी रहता है, लेकिन आफ्टर सर्टेन डेज अगर हम उसको बाहर एक्सपोज कर देते हैं ऑक्सीजन से, तो वो क्या करेगा, वो रस्टिंग होने लगेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, कलर वगैरह अप्लाई कर देते हैं। तो जो आयरन है वो रस्ट करने लगता है, मतलब पहले जो उसका उसका जो फॉर्म मतलब फॉर्म होता है वो एकदम न्यू होता है, लेकिन धीरे धीरे उस मेटल का क्या होता है, वहां पे मॉइस्चर या फिर एसिड के चक्कर में वहां पे उसका जो डिस्ट्रक्शन होने लगता है, धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। तो उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कोरोजन। जैसे कि अभी सिल्वर का भी आपने यूज किया होगा, सिल्वर हम यूज करते हैं, वहां पे कुछ दिन बाद ब्लैक हो जाता है। ठीक है, और जो कॉपर होता है वो ग्रीन कलर में आ जाता है। तो कुछ नहीं है, वो कोरोजन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो मॉइस्चर से या फिर एसिड से रिएक्ट करने लगती है, इसीलिए वो अपना ओरिजिनल फॉर्म चेंज करके कोई दूसरा फॉर्म ले लेते हैं। फिर आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि इट हैपेंस व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स ऑक्सीडाइज। इसका मतलब है कि जब फैट या फिर ऑयल हमारे फूड में कहीं पे भी ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे अपना चेंज कर लेते हैं टेस्ट या फिर स्मेल में। तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत सारे मतलब जो प्रिजर्वेटर होते हैं, वहां पे वो सब चीजें यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो रैंसिडिटी खराब होने लगती है। रैंसिडिटी का मतलब होता है कि जब चीजें खराब होने लगती है, जैसे कि चिप्स बैग वगैरह धीरे धीरे खराब हो जाता है, पिकल खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फैट और ऑयल होते हैं वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे आके वो चीजें खराब होने लगती है, और उसका टेस्ट भी बहुत खराब हो जाता है, और बैड मतलब स्मेल भी बहुत ज्यादा, ऑर्डर उसका बहुत खराब आता है। ठीक है, तो इन चीजों को हम प्रिवेंट करने के लिए हम बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं अपने मतलब खाने में या फिर कहीं पे भी। ठीक है, तो दोनों टॉपिक भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोरोजन और रेंसिडिटी। आई होप ये सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया। तो ऐसे वन शॉट में आप सबका क्लियर हो गया, आपका जो फुल चैप्टर है हमने कवर कर लिया। जिसके पास बहुत टाइम कम हो और जिसको बहुत जल्दी बहुत चीजें जाननी हो, तो वो सब इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे क्लियरली आपके दिमाग में सब कुछ चीजें भी इजीली आप सब समझ पा रहे होंगे। तो कुछ भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फिर हम इसको ट्राई करेंगे। और आपको जितना भी नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो प्लीज आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, हम अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड नोट आपको भेज देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।